नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल के अंतर्गत कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद हम लोगों ने लेसन 7वां जो चालू किया था, लेसन 7वें का नाम है भारतीय अर्थतंत्र। और भारतीय अर्थतंत्र में पुनरावर्तन के अंतर्गत 3 भागों में ये पूरा लेसन बटा हुआ है। एक स्वतंत्रता के पूर्व का भारतीय अर्थतंत्र, एक स्वतंत्रता के बाद का भारतीय अर्थतंत्र और एक प्राचीन भारत का अर्थतंत्र। इस तरह से 3 अर्थतंत्र की बातें चल रही। उसमें हमने प्राचीन भारत के अर्थतंत्र की स्थिति देख ली, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र की स्थिति को भी देख लिया और अब स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थतंत्र की जो स्थिति है उनके अंतर्गत के मुद्दे हम लोग देख रहे थे। पेज नंबर 80-81 पर हम लोगों के टॉपिक चल रहे थे। भारतीय अर्थतंत्र के स्वतंत्रता के बाद के मुद्दों की बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा हमने देख लिया था। उसके बाद कृषि का भी मुद्दा हमने देखा था। उसके बाद 81 नंबर पेज पर हम लोगों ने उद्योगों की स्थिति भी देखी थी। उसके बाद सेवा क्षेत्र का भी मुद्दा कल के पुनरावर्तन के वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था। और अंतिम मुद्दा हम लोगों ने कल देखा था जनसंख्या। हालांकि ये स्वतंत्रता के पश्चात का भारतीय अर्थतंत्र के अंतर्गत जब भी आप लोग लिखते हो प्रति व्यक्ति आय का लिखो, कृषि का लिखो, उद्योग का लिखो या सेवा क्षेत्र का लिखो या जनसंख्या वृद्धि का लिखो, तो इसमें लिखना क्या है, 3 वर्ष कोई भी अपना टारगेट बना लो। या तो 4 वर्ष के 50-51 में इतना था, 1980-81 में इतना हो गया, 2001-2 में इतना हो गया और 2013-14 में इतना हो गया। इस प्रकार के 4 आंकड़े आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। उसी क्रम के अंतर्गत छठा जो मुद्दा है वो आप लोगों का है गरीबी का। अगर आप लोग लिखते हो तो पहला मुद्दा भारत में निरपेक्ष गरीबी की जो समस्या है वो अधिक है, मतलब भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण अधिक है। दूसरा क्रम भारत में 1973-74 में गरीबी का प्रमाण 59.9% था। 1993-94 में यह प्रमाण घटकर 45.3% हो गया और 13-14 के 2004 और 5 में यह प्रमाण घटकर 36.3% हो गया और 2011 और 12 में गरीबी का प्रमाण 21.9% जितना हो गया। वापस एक बार 4-5 मुद्दे बनेंगे। एक, भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण अधिक है, MCQ टिक मार्क लगा लीजिएगा। दूसरा, 1973-74 में भारत में गरीबी का प्रमाण कितना था, किताब में देखो तो आपको मिलेगा 59.9% था। 93-94 में यह प्रमाण घटकर 45.3% हो गया। 2004-5 के अंतर्गत इसका प्रमाण घटकर और वापस
36.2% हो गया और 2011-12 में वो प्रमाण 21.9% जितना हो गया। वैसे तो गरीबी का प्रमाण घटा है, परंतु भारत की जो दारुण मतलब अत्यंत गरीबी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी देश में 21 से 22% जितनी गरीबी है तो ये देश के लिए कदापि अच्छी वस्तु मानी नहीं जाएगी। इसी क्रम के अंतर्गत 7वां जो मुद्दा है वो आप लोगों का बेकारी का मुद्दा है। बेकारी के मुद्दों के अंतर्गत जब आप लिखना चालू करते हो तो पहला मुद्दा और इसका MCQ उत्तर है कि भारत में किस प्रकार की बेकारी दिखाई देती है। ढांचागत बेकारी का परिचय मैंने आप लोगों को 10वीं में दिया था, आपको याद हो तो, कि रिवाजों के आधार पर, परंपरा के आधार पर जो बेकारी वो ढांचागत बेकारी है। दूसरा मुद्दा, भारत में वर्ष 1951 के अंतर्गत 33 लाख लोग बेकार थे। तीसरा मुद्दा, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 1999-2000 में भारत में 7.31% लोग बेकार थे। मतलब 50-51 के अंतर्गत 33 लाख लोग बेकार थे और प्रतिशत की अगर बात करते हो तो 7.31% जितने लोग बेकार थे। तीसरा मुद्दा, 2004 और 5 के अंतर्गत की बात करो तो प्रमाण घटकर 8.2% बढ़कर 8.2% हो गया। 9 और 10 में वापस घटकर 6.6% हो गया। 11-12 में फिर से वो घटकर 5.6% हो गया। वापस केवल आंकड़े आपको टैली करने हैं। वापस मुद्दे कैसे बनेंगे? पहला, भारत में ढांचागत बेकारी का प्रमाण अधिक है। दूसरा, 51 के अंतर्गत 33 लाख लोग बेकार थे। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार भारत में जो बेकारी का प्रमाण है वो 1999-2000 के अंतर्गत 7.31% था। वर्ष 2004 और 5 के अंतर्गत तो उसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि यह प्रमाण 2004-5 में बढ़कर 8.2% हो गया। वर्ष 2009 और 10 के अंतर्गत 6.6% हो गया और 11-12 में फिर से वो घटकर 5.6% तक नीचे चला गया। मतलब बेकारी कभी भारत में बढ़ती है तो कभी भारत में घटती है, परंतु भारत की ग्रामीण बेकारी में प्रच्छन्न बेकारी का प्रमाण सबसे अधिक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक बेकारी कोई पाई जाती है तो कौन सी बेकारी? प्रच्छन्न बेकारी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसको छिपी बेकारी कहते हैं, उसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए भारत बेकारी की ऊंची प्रमाण वाला देश माना जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात का अंतिम मुद्दा है मानव विकास। स्वतंत्रता के पश्चात का 8वां मुद्दा है मानव विकास। उसके अंतर्गत क्या लिखोगे सर? भारतीय लोगों का जीवन स्तर विश्व के विकसित देशों की तुलना में खूब नीचा है, एक मुद्दा। नंबर 2, मानव विकास अंक जिसकी रचना संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूनेस्को या UNO के द्वारा की है। तीसरा मुद्दा, मानव विकास मापने के लिए औसत आयु, शिक्षा और जीवन स्तर के मापदंड को देखा जाता है। वापस तीनों मुद्दे टैली करिएगा। एक, भारत का निम्न विकसित देशों की तुलना में मानव विकास खूब नीचा है। दूसरा, मानव विकास यूनेस्को के द्वारा नापा जाता है। तीसरा, मानव विकास के अंतर्गत औसत आयु, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे मापदंडों को देखा जाता है। और आगे का इस मानव विकास अंक को प्रस्तुत करने वाले विवरण को मानव विकास विवरण कहते हैं। परिभाषा के मानव विकास अंक के विवरण को प्रस्तुत किया जाता है उसे मानव विकास विवरण कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में मानव विकास अहवाल के मतलब उदाहरण कि भारत का मानव विकास 2000 के अंतर्गत 0.463, 2010 में 0.546 और 2012 के अंतर्गत 0.554 और 2013 में 0.586 मानव विकास अंक पाया जाता है। उसके अंतर्गत 2010 में 0.546, 2012 में 0.554, 2013 में 0.586 के साथ भारत विश्व के 187 देशों में 136वें क्रम पर आ गया। लेकिन कौन से वर्ष में?
लास्ट में 2013 में। इस तरह मानव विकास भी आप लिख सकते हैं। एक तुलना में भारत का मानव विकास कम है, दूसरा यूएनओ जांच करता है, तीसरा औसत आयु, शिक्षा और जीवन स्तर को नापा जाता है। प्रस्तुत करने वाले विवरण को मानव विकास संघ वितरण कहते हैं। 2000 में मानव विकास अहवाल के अनुसार मानव विकास 0.463, 10 में 0.546, 12 में 0.554 और 13 में 0.586 और विश्व के देशों के अंतर्गत 187 देशों में से भारत का क्रम 136वें क्रम पर माना जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को मानव विकास के अंतर्गत का मुद्दा लिखने का प्रयत्न करना है। अंत तक वीडियो को आप लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है पुनरावर्तन का तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।